देखो बेटे हुण अगर सानू कोई कहे कि प्रूव करो कि पॉइजनस रेशो हाफ होंदी है जो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो गल कुछ भी नहीं है। देखो कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट। हुण वायर का वॉल्यूम किहदे बराबर हुंदा? किसी भी वायर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। एच मतलब लेंथ है ना, लेंथ। ते पाई आर स्क्वायर की जगह ते आपां पाई डी स्क्वायर बाय 4b डायमीटर की टर्म च भी लिख सकते। जिहड़ी लेटरल स्ट्रेन है ना वो रेशो ऑफ चेंज इन डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर भी है ते चेंज इन रेडियस ओवर ओरिजिनल रेडियस भी लिख सकते हैं, इको चीज ही है। अच्छा तो मैं वॉल्यूम इतना लिखता हुण पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, डी डायमीटर है, एल लेंथ है ना, ते v कांस्टेंट है वॉल्यूम, क्योंकि आप प्रूव की करन जा रहे हैं कि अगर वायर का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर पॉइजनस रेशो हाफ होएगी, है ना। वो प्रूव करना हुण आपां मान लो पेपर च आ गया, नहीं आया तो फिर भी वधिया गल है, बट रिजल्ट याद रखना। हुण आ कांस्टेंट है पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल। कितना करिए आप कहांगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स नु डिफरेंशिएट करो। तो बेटा लेफ्ट साइड का हो गई 0 क्योंकि कांस्टेंट है, राइट साइड का देखो पाई बाय 4 भी कांस्टेंट ही है, इन्हों मैं इसे रख लिया था। तो आ जिहड़ियां दो टर्म्स है यूवी फार्मूला लगेगा डिफरेंशिएशन का, तो पहले आप इनू कर लीए u नु डिफरेंशिएट 2d ते फिर नाल d दी डिफरेंशिएशन मैं जान के ना d की जगह डेल्टा d लिखता इनटू l प्लस d स्क्वायर डेल्टा l। डिफरेंशिएशन की ना, पता लगा है ना। हुण उत्तर गल कुछ भी नहीं तुहाडे सामने देखो। हुण अगर आपां क्रॉस मल्टीप्लाई पहला तो इनू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आ इधर आके 0 ही हो गया 2d डेल्टा d l प्लस d स्क्वायर डेल्टा l, तो d स्क्वायर डेल्टा l की हो गया माइनस 2d डेल्टा d। कितने बन गया? आ वाली टर्म इधर ले आओ, एक साइड नेगेटिव होगी एक पॉजिटिव होगी, है ना। हुण एक d कटिया गया, चलो इधर ध्यान दियो डेल्टा l, तो आ वाला l क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो अपन इधर आ गया, और आ वाला d इधर ले जाओ, आ बन गया। आ लेटरल स्ट्रेन है, आ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन -2 इंटू लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन पॉइजनस रेशो की होंगी लेटरल स्ट्रेन ते नीचे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू की है -2 इंटू लेटरल स्ट्रेन। आप प्रूव किया लेटरल स्ट्रेन कटी गई, माइनस माइनस प्लस हो गए हाफ आ गया ना, हाफ आ गया। जो पॉइजनस रेशो है उस वायर दे लई उस मटीरियल दे लई कांस्टेंट हाफ है, जिस मटीरियल दी वायर नु एक्सटेंड करन ते
वॉल्यूम कांस्टेंट रहता, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करता बट वॉल्यूम कांस्टेंट। क्लियर? यूवी फार्मूला पता है? डेल्टा डी कैसे? डेल्टा डी का ना सिंबल है डिफरेंशिएशन ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ dl ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ dx, ਉਹ ਫਿਰ d ਸਿੰਬਲ ਹਟਾਤਾ, ਕਿਉਂ ਹਟਾਤਾ? ਇੱਥੇ dd ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਉਸ ਕਰਕੇ। अच्छा ਹੁਣ ਲਿਖੋ, देखो भाई ਹੁਣ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। एक्चुअली ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਡਿਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਿਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਡਿਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, तो वो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ओवर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? स्ट्रेन ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, तो ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਕਰੇਗਾ, है ना? ਹੁਣ ਫੈਨ ਹੈ, ਫੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਕਰੇਗਾ, ਸੂਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇ ਪਲੱਸ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੰਖਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੰਖਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਖੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਰੀ ਗੋ ਰਾਊਂਡ ਝੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਝੂਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਝੂਲਾ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਸ ਹੈ ਉਹ ਰੇਡੀਅਲੀ ਆਊਟਵਰਡ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੰਖਾ ਵਾ, ਪੰਖੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਅੰਡਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ। तो कई बार की होता है, मतलब ਇਹਦੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਡਿਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਵੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੋਈ ਸਸਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਚੱਲਦਾ 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 ਟੁੱਟ ਹੀ ਜਾਏ, ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹਦੇ, तो ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ। तो वो ध्यान रखते हैं भी इदा होवे ना, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ। तो ਉਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਵੀ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚ ਆਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਰ ਵਧਾਤੀ, ਇੰਨੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ? तो ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। तो ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਉਂਦਾ ਵਾ,
स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तो कुछ पोर्शन ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है ना ये पोर्शन तो ਇਹਦਾ मतलब O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A तक क्योंकि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है तो हुक्स लॉ ओबे हो रहा है हुक्स लॉ इस पोर्शन च ओबे हो रहा है ना ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ विद इन इलास्टिक लिमिट तो ਹੁਣ बेटा तो आ ਜਿਹੜਾ पॉइंट है जिथे तक स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ मैक्सिमम तक स्ट्रेट लाइन है तो उस मैक्सिमम स्ट्रेस ਨੂੰ ਅਸੀਂ इलास्टिक लिमिट कह देंगे इलास्टिक ये पॉइंट्स है ना अच्छा ਹੁਣ बेटा ये ਜਿਹੜਾ ग्राफ है कि जे स्ट्रेस होर ਵਧਾਈ जाए ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ तो ये ग्राफ पूरी तरह नाल स्ट्रेट नहीं रहता थोड़ा जा कर्व्ड हो गया कर्व्ड हो गया मतलब बियॉन्ड ए स्ट्रेस ते स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है एग्जैक्टली है ना उस तो बाद बेटा ये थोड़ा जा वेवी नेचर से आ जाना तो जिथों बेटा वेवी नेचर स्टार्ट हुई है उन्होंने असी यील्ड पॉइंट बोल देने यील्ड पॉइंट यील्ड पॉइंट का मतलब होता कि मतलब बिलो यील्ड पॉइंट तो नीचे नीचे तुसी बॉडी ते स्ट्रेस नु इंक्रीज करोगे तां स्ट्रेन ने चेंज होना पर बियॉन्ड यील्ड पॉइंट की हुंदा कि स्ट्रेस नु चाहे चेंज नहीं भी कीता तां भी स्ट्रेन ने चेंज होना अपने आप शुरू हो जाना तो हुण पुत्तर अप टू यील्ड पॉइंट तक असी पोर्शन नु मान के चलदे हां इलास्टिक रीजन और यील्ड पॉइंट तो अगे नु पोर्शन नु मान के चलदे हां असी प्लास्टिक रीजन परमानेंट डिफॉर्मेशन प्लास्टिक रीजन हुण जिन्ने भी ना डक्टाइल मटीरियल्स है नाम सुनिया होना जिन्हां नूं आपां डिफरेंट शेप्स दे विच कन्वर्ट कर सकते हैं बीटिंग तो वो मटीरियल्स दा प्लास्टिक रीजन लेंथी हुंदा मतलब हर मटीरियल दा जदों असीं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ साइंटिस्ट बनाते हैं तो जिस मटीरियल दा प्लास्टिक रीजन लेंथी आंदा ਇਹਦਾ मतलब है वो वधिया डक्टाइल मटीरियल है ते जिस दा प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा हुंदा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ कह ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ब्रिटल मटीरियल है जिद्दां ग्लास है ਜਿਹੜਾ ग्लास है ये ब्रिटल मटीरियल है मतलब इन्हां दे अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आने तो पहला ये ब्रेक ही कर जाते टुट ही जाते ते ਜਿਹੜੇ मैटल्स है तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं ना तो मतलब दोनों दी एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस है पर थानू माइंड 'ਚ होना चाहिए ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कि ब्रिटल मटीरियल जो है ਉਹਦਾ मीनिंग है कि ਉਹਦਾ प्लास्टिक रीजन छोटा होएगा ਤੇ डक्टाइल मटीरियल ਦਾ मतलब है प्लास्टिक रीजन ਦੀ लेंथ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ और ਜਿਹੜੇ ब्रिटल मटीरियल्स है ਉਹਦੀ एग्जांपल ग्लास है ਤੇ ਜਿਹੜਾ डक्टाइल मटीरियल्स है वो मेटल्स है वो लिखे जा सकते हैं ना ਹੁਣ बेटा ਜੇ ਤੁਸੀਂ तो आया पॉइंट है इनू ਅਸੀਂ कह ਦਿੰਦੇ ਆ ब्रेकिंग स्ट्रेस ब्रेकिंग
स्ट्रेस मतलब ये ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਿਨਾ ਤੋੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਫ। मतलब एक ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆ ਜਾਏ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਗ੍ਰਾਫ ड्रॉ करो। और जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੀਜਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੀਜਨ ਛੋਟਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੀਜਨ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬ੍ਰਿਟਲ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੀਜਨ ਛੋਟਾ ਵਾ। इदा इनफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अच्छा हुण ब्रेकिंग स्ट्रेस जिहड़ी है पुत्र ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ याद रखो। ब्रेकिंग स्ट्रेस मटीरियल ਤੇ डिपेंड करती है ਉਹਦੀ फिजिकल पैरामीटर्स ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਿਓ स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया है, ठीक है। तो ब्रेकिंग फोर्स ਤੇ ब्रेकिंग स्ट्रेस ਚ फर्क है। ब्रेकिंग स्ट्रेस सिर्फ मटीरियल ते डिपेंडेंट है प्लस टैंपरेचर ते। जिदा कि अगर मान लो तुहाडे कोल एक कॉपर वायर है पतली, एक कॉपर वायर है मोटी, ते जे मैनूं कोई कहे दोनों दी कॉपर वायर्स दी ब्रेकिंग स्ट्रेस ज़्यादा किहदी हो, सेम हो, क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस साइज ते डिपेंड नहीं करती, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ते डिपेंड नहीं करती, वो नेचर ऑफ मटीरियल ते करती है प्लस टैंपरेचर पैरामीटर पे करती। पर ब्रेकिंग फोर्स थोड़ा अलग है, तो वो नोट करके लिखना ब्रेकिंग स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस का फार्मूला की होता फोर्स ओवर एरिया। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस की हो गई ब्रेकिंग फोर्स ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह लो। तो ब्रेकिंग फोर्स की आ गई एरिया इनटू ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस और ब्रेकिंग फोर्स की फर्क है। ब्रेकिंग स्ट्रेस सिर्फ नेचर ऑफ मटीरियल पे डिपेंड करती है, थिकनेस पे नहीं, जबकि ब्रेकिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया मतलब थिकनेस है। जिहड़ी मोटी वायर है उसकी ब्रेकिंग फोर्स ज्यादा वा, जिहड़ी पतली वायर है उसकी ब्रेकिंग फोर्स घट है। मतलब फोर्स और स्ट्रेस को मिक्स नहीं करना। क्लियर हुई गल? कितना हो गया टाइम? 11:30 हो गए। ठीक, तो हुण बेटा जो इलास्टिसिटी वाला पोर्शन है वो एक लास्ट टॉपिक है, प्लस कल फिर न्यूमेरिकल्स भी करांगे आपां शाम को 4 बजे क्लास होएगी तुहाडी, है ना। तो हुण ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लास्ट टॉपिक है, हेडिंग लिख लो ਅੱਜ इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स 10-15 मिनट का टॉपिक है, बाकी फिर न्यूमेरिकल्स करांगे कल ਨੂੰ और संडे ਨੂੰ। तो ये पोर्शन ਜਿਹੜਾ ਵਾ इंपॉर्टेंट है। हाँ कल शाम ਨੂੰ लगा लेते हैं। बाकी जे नहीं आ पाओगे फिर रिकॉर्डिंग देख लियो।